हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आपका पेपर थर्ड शिफ्ट में था तो साइकोलॉजी का ये सॉल्यूशन आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि ये जो भी हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं लगभग आपको 5-10 मिनट के अंदर आपको यानी कि पूरी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन है वो करवा दी जाएंगे। इसमें ज़्यादा हम टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी जो आंसर की है वो मिला सकते हैं। और PDF है वो हम टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे कुछ देर में, ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट का ये साइकोलॉजी का पैटर्न है, ठीक है। हमने बहुत एनालिसिस करके यानी कि बहुत जगह देख देख के ये क्वेश्चन है वो मतलब टिक लगाए हैं। तो इनमें से एक दो क्वेश्चन लास्ट ऐसा हो तो कन्फ्यूजिंग है, और बाकी सब क्वेश्चन है वैसे हमारे को मिल गए थे, ठीक है। और सबसे पहले देखो, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? कोहलर है, ठीक है। कोहलर, मैक्स वर्दीमर, कोपका और कोहलर थे, आपको पता हो तो। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान उपागम का जो अंतिम चरण है वो निष्पादन का जो सत्यापन होता है वो होता है, ठीक है। समस्या समाधान के जितने भी चरण हैं वो पढ़ते हैं तो लास्ट में निष्पादन का सत्यापन होता है। और समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सिगमंड फ्राइड, आपको पता हो तो जितनी भी जो भी रक्षात्मक युक्तियाँ दी थी वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही दी गई थी। बात करते हैं कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो साचर्य का नियम है वो मुख्य नियम में नहीं आता है, वो गौण नियम आता है। जो थॉर्नडाइक का गौण नियम है उसमें आता है। जो मुख्य नियम है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव आता है। और निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो इसमें देखो सभी के कन्फ्यूजिंग सी और बी दोनों में है, यानी कि परिपक्वता का स्तर और अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, इन दो में कन्फ्यूज है। लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था इसका सही आंसर होगा। और अगला है ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? तो एलन द्वारा माइक्रो टीचिंग शिक्षण अधिगम विधि है वो प्रतिपादित की गई थी। तो माइक्रो टीचिंग, जिसका हिंदी में हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। और अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो इसके जो 3 महत्वपूर्ण घटक है वो है NDI यानी कि आवश्यकता, अंतर्निहित तथा प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो पुरस्कार, उसका एग्जाम्पल हो जाता है। आंतरिक होती है चिंता, आकांक्षा, उपलब्धि की आवश्यकता, ये सब आंतरिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध, स्मृति, चिंतन, ये तो है। इसमें प्रदर्शन स्तरों का स्मृति और बोध और चिंतन ये तीनों है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो 2005 है। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आकलन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का इसमें मतलब हो गया कि फॉर्मेटिव होते हैं बीच वाले, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदान भी होता है, सतत मूल्यांकन भी होता है, उपचारात्मक शिक्षण भी फिर बाद में होता है, लेकिन उपलब्धि परीक्षण सबसे लास्ट में होता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग नहीं है, ये शिक्षण अधिगम का भाग है, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है बीच वाली उसका भाग नहीं, ये लास्ट का भाग है। तो उपलब्धि परीक्षण इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो भी विद्यार्थियों का जो भी कमजोरियां वगैरह जो भी मतलब कि कमियां हैं उन कमियों को जानना है। तो नैदानिक परीक्षण इसमें हो जाएगा। कमियों को जानना वैसे नैदानिक परीक्षण होता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में भी हम कमियों को जानते हैं कि जो भी टीचर है वो कमियों को मतलब उजागर करता है, फिर बाद में उस पर मतलब एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उनको सुधारने के तरीके अपनाए जाते, तो नैदानिक परीक्षण इसका आंसर हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण के लिए विश्वसनीय, वैधता, वस्तुनिष्ठ तीनों सत्य है, लेकिन मूल्यांकन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, लेटेंसी अवस्था, ये तीनों अवस्था है, लेकिन इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये अवस्था नहीं है। ये एक एडिपस जो ओडिपस ग्रंथि है उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया था सिगमंड फ्राइड ने, ये इसकी अवस्था नहीं। अवस्था फैलिक, एनल और लेटेंसी 3 अवस्था है, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो इसके में आत्मसात्करण और व्यवस्थापन होता है, विचारों का व्यवस्थापन होता है,
जो क्रम में विचार चलते हैं। तो इसका आंसर सही होगा अधिग्रहण। अधिग्रहण नहीं है, अधिग्रहण है वो जीन पियाजे के सिद्धांत संबंधित अवधारणा नहीं है। अगला क्वेश्चन है जीन्स का जोड़ा। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है, समान गुण को कंट्रोल करता है, एलील कहा जाता है। एलील, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ऑटोसोम्स और एलील में, लेकिन मैं एलील के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। आप बताना इसका एलील होगा या ऑटोसोम्स होगा, कन्फर्म आंसर, ठीक है। एलील पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। व्यवसाय चेन में व्यक्ति विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो व्यवसाय चेन में देखो, व्यवसाय चेन के अंदर की बात हुई तो अभिक्षमता क्षमता में जो अंतर, जो भी अपना एप्टीट्यूड है उसमें अगर डिफरेंस है तो हम अलग अलग व्यवसाय में जाएंगे। अगर माना ही कोई की एप्टीट्यूड क्षमता बहुत अच्छी है, रीजनिंग में अच्छी है, तो वो माना कि रेलवे की जॉब कर रहा है, रेलवे में या एसएससी में रीजनिंग में आ रही है। लेकिन कोई की एप्टीट्यूड क्षमता है वो जीके में बेहतर है, तो वो आरएस के साथ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि व्यवसाय चयन के अंदर अभिक्षमता में अंतर है, वो एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपकी साइकोलॉजी में रुचि होगी तो आप टीचर बनेंगे, ये प्रक्रिया है अभिक्षमता वाला, ठीक है। बाल विकास में वातावरण की भूमिका है के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबंधित होता है। तो वातावरण की भूमिका में आदित्य निर्माण सबसे सही रूप से प्रतिबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में विकास, एक लाइन आपने सुनी होगी कि प्रतिवर्ती विकास से महत्वपूर्ण परवर्ती विकास होता है, यानी कि शुरुआती विकास है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सभी अवस्थाएं समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ये ऑप्शन ई हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, एक जीन पियाजे उन्होंने भी दिया था, इसमें कोहलबर्ग हो जाएगा, ठीक है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें देखो, इसमें जो इंग्लिश जो वर्ड है वो सही है, ट्री आर की थ्योरी सही है, त्रितंत्र, ठीक है। लेकिन इसमें त्रिआयामी देखे, त्रिआयामी वैसे गिलफोर्ड ने दिया था, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया था क्वेश्चन का। इसका कुछ पता नहीं है, डिलीट होगा या फिर क्या माना जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाला सही है, सी ट्री आर की थ्योरी है, और इंग्लिश को सही माना जाए तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। तो भाटिया बैटरी हो जाएगा। अगला है विभिन्नताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। अधिगम समानता, ये सत्य नहीं है। और व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। देखो, इसमें नहीं किया है, ये थोड़ा कंफ्यूज किया था। शीलगुण सिद्धांत को देख के जिसने आल्पोर्ट को लगा दिया उनका वो गलत हो गया था, क्योंकि आल्पोर्ट ही शीलगुण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। और इसमें ए हो जाएगा, कोस्टा और रॉबर्ट मेमेकर, ठीक है। अगला है कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण निदान के लिए वैध है। तो MMPI है वो नैदानिक निदान के लिए वैध है। अगला है कुसुमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व में हम निर्णय सही नहीं ले पाते हैं, इनकी दो निर्णय हमारे पास होता है, तो दोनों में हम फंस जाते हैं, वो होता है द्वंद्व। माना कि आपका एक एग्ज़ाम रीट का आ गया, उसी दिन अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम आ गया तो आप द्वंद्व की स्थिति में आ गए, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। तो चिंतन में सहानुभूति है, समानुभूति है। देखो, इंग्लिश में तो एम्पैथी इन थिंकिंग है, इसका मतलब चिंतन में सहानुभूति, और हिंदी में ये रॉन्ग लिखा है, हिंदी में लिखा है चिंतन में समानुभूति। तो इसमें ये हो जाएगा कौन सी सृजनात्मक बालकों की विशेषता नहीं है, ये हो जाएगा। सृजनात्मक बालक समस्या के बहुविध उत्तर है, चिंतन मौलिकता होनी चाहिए, लचीलापन हो, ये सभी सृजनात्मक बालकों की विशेषता है। जबकि चिंतन में सहानुभूति जैसा कोई फैक्टर सृजनात्मक बालकों में नहीं होता है, ठीक है। ट्राइसोमी 21 को डाउन संलक्षण कहते हैं। इसमें एक जो गुणसूत्र है वो एक एक्स्ट्रा एक्स वगैरह ऐसा कुछ जुड़ जाता है, और डाउन संलक्षण इसका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रसंग नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए उपचारात्मक अध्यापन कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उपचारात्मक अध्ययन तो फिर बाद में जो कमज़ोर बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो उपचारात्मक अध्ययन सही हो जाएगा। कौन सी विकृति अधिगम असमता का एक प्रकार है। तो अधिगम असमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्कैलकुलिया, डिस्लेक्सिया, ये सब होता है, तो इसमें हो जाएगा डिस्लेक्सिया। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन के आंसर हमने फटाफट करवाए हैं, और भी अगले जो भी क्वेश्चन है वो हम फटाफट लेके आ रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ये पूरी PDF है, हम टेलीग्राम का लिंक देंगे, उस पर प्रोवाइड करवा देंगे। अभी हम जो भी नीचे जितने भी साइंस के या फिर SST के
जो भी क्वेश्चन है इंग्लिश के, किसी के इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट हो तो वो भी हम करवाने वाले हैं, और बाकी जो भी हिंदी के, किसी के हिंदी लैंग्वेज सेकंड हो या हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट हो वो भी हम करवाने वाले हैं। तो आप जुड़े रहे चैनल के साथ, सबसे पहले आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर फटाफट मिलने वाला है, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होने वाला आपका। सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। जय हिंद, जय भारत।